अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर. Dzień dobry, co słychacie? Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Um, Witam na mój kanal. नाजिवाम शे फरहान अस्कर. आज हम बात करने जा रहे हैं पोलैंड के वीज़े के बारे में. जब से मैंने चैनल बनाया है, मेरी बहुत से दोस्तों से बात हुई. जिन दोस्तों ने मेरी वीडियोस देखी, उनका बहुत शुक्रिया. सब ने मुझे सराहा, सब ने मेरी वीडियोस को लाइक किया, मुझे मोटिवेट किया. तो आज मैं इन वीडियोस के बारे में बात करूँगा. बहुत से दोस्तों ने मुझे मैसेज किया और बताया. किसी ने वीज़ा अप्लाई किया है, कोई वीज़ा अप्लाई करने जा रहा है, किसी ने वर्क परमिट खरीदा है, कोई प्रोसेस में है, कोई अपॉइंटमेंट के चक्कर में है, और कोई जो है वो प्रोसेस में है. तो वन बाय वन आपसे मैं जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग मेरे दोस्तों से हुई, उन सब के नाम सीगा राज में रखते हुए, उनकी जो प्राइवेसी है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो मेन मेन बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा. तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है पोलैंड का, वो है अपॉइंटमेंट का. आजकल जो पोलैंड की एम्बेसी है वो अपॉइंटमेंट नहीं दे रही. 4 से 5 महीने, 5 से 6 महीने भी ले रही है और अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही. फिर उसके बाद जो ज़्यादातर इशू आता है, जो दोस्त मैसेज करके पूछते हैं कि वर्क परमिट उनको मिलता है और उनको ये नहीं पता ये ओरिजिनल है या फेक है. देखिए, इसका भी सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि वर्क परमिट जहाँ से इशू हुआ है, जिस उजुंद से वो इशू हुआ है, उजुंद जो है वो आप गूगल से चेक कर सकते हैं. और आप वहाँ से उसका ईमेल एड्रेस निकालें, उनको ईमेल करके पूछें कि आया कि ये वर्क परमिट ओरिजिनल है कि नहीं. आप उस वर्क परमिट के ऊपर उसका कोड होगा, आपका नाम लिखा होगा, तो आप उनको ईमेल करके कंफर्म कर सकते हैं. तो उसके बाद आता है कि जो दोस्त वर्क परमिट खरीदते हैं, कोई कोई 1000 यूरो दे रहा है, कोई 2000, जहाँ जहाँ जिसका दाव लगता है वो वहाँ पे उसको फंसा के वर्क परमिट सेल कर रहे हैं. कल एक दोस्त से बात हुई, उनका मुझे फ़ोन आया. उन्होंने वो मेरी रेगुलर व्यूअर्स हैं. वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने वर्क परमिट लिया है, और उन्होंने तकरीबन पौने 3 लाख रुपए पाकिस्तानी अदा किए हैं, और ना ही अपॉइंटमेंट मिल रही है, और ना ही जो है ना, उस बंदे ने पहले से ये लारा लगाए रखा कि डन बेस पे करूँगा तो हो जाएगा. जब 2-3 महीने का टाइम देने के बाद टाइम गुजरा, तो अब वो कह रहे हैं जी कि डन बेस पे आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन, आपकी जो क्रेडेंशियल है, आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड या वर्किंग एक्सपीरियंस है वो बहुत थोड़ा है. तो अब उसने हाथ खड़े कर दिए, कहता है कि बस दुआ करो अपॉइंटमेंट मिल जाए तो आपका नॉर्मली ही अप्लाई होगा. तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो जो मेरी वीडियो देख रहा है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि यूरोप आएँ, मोस्ट मोस्ट वेलकम, ज़रूर आएँ, लेकिन पैसे ज़ाया ना करें, कहीं पैसे ना फँसाएँ. अब फ़र्ज़ करें उसने पौने पौने 3 लाख रुपया दिया हुआ है, ठीक है? ये उसने इन्वेस्टमेंट की है ना, क्या रिटर्न मिला उसे? कुछ भी नहीं मिला. क्या ख़्याल है? कुछ भी नहीं मिला. वर्क परमिट वो क्या करेगा? फ़ायदा तभी है ना जब वीज़ा मिलेगा और वो पोलैंड में जाके काम करके उसको जब पैसे आना शुरू होंगे. तो भाइयों, जब भी आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, किसी कंसल्टेंट या एजेंट के साथ, तो उससे वीज़े की बात करें. उसे ये ना कहें मुझे वर्क परमिट दो, उसे बोलो वर्क परमिट अरेंज करके दे, फिर मुझे अपॉइंटमेंट भी अरेंज करके दे, और फिर वीज़ा लगेगा तो पैसे होंगे. तो इस दौरान जो एप्लीकेशन, जो वर्क परमिट अप्लाई करने की एप्लीकेशन की जो फ़ीस है, वो आप पे कर दें, ठीक है? वो तो बहुत थोड़े से चार्जेज़ होते हैं, तो वो आप अदा कर दें. तो उससे आप ये डील करें कि जब वीज़ा लगेगा तो जो अमाउंट आप आपस में तय कर लें, और उसे बोलें जो अमाउंट तय होगी उससे वो 50,000 जितनी भी उसकी सकत है वो एक्स्ट्रा पे कर देगा, लेकिन बाद में पे करेगा. दोस्तों, ऐसा करने से आपकी मेहनत की कमाई ज़ाया नहीं होगी. ऐसा करने से आप सेफ है, सिक्योर हैं. और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप जहां भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया या मिडल ईस्ट, जहां से भी आप आना चाह रहे हैं पोलैंड, पोलैंड को आप सेकंड ऑप्शन में रखें. पहले आप जहां पे जो काम कर रहे हैं वहां पे कंसंट्रेट करें, उसी पे कंसंट्रेट करें और उसी को ही अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम रखें. सेकंड ऑप्शन पे आप पोलैंड पे ट्राई करते रहें, लेकिन वो भी सिक्योरली. ये ना हो आपने जो आपकी सेविंग है या आप किसी से लोन लेके आप जो है वो ये प्रोसेस करें और इन दी एंड आप अपने पैसे भी गवा बैठें और आपका वीज़ा भी ना लगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है. सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का होता है कि जब आप इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और जब वो आप किसी को दे देते हैं और उसका आपको कुछ हासिल भी नहीं होता.
तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्म करूँ कि आपने पहले पैसे किसी को नहीं देने। अब देखिए वो बंदा जिससे मेरी बात हो रही थी वो रेंट पे रहता है, उसकी फैमिली है, उसने रेंट पे करना है, घर चलाना है और पाकिस्तान के जो हालात हैं आपको पता है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। ऐसे हालात में आप एक-एक रुपया के आपके लिए मायने रखता है और आप पौने 3 लाख रुपया किसी को दे दें और बाद में पता चले कि यार ये तो मेरा ज़ाया गया है, मुझे इससे कोई रिज़ल्ट दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा, तो सोचें उस बंदे की क्या हालत होगी। तो पोलैंड देखें, पोलैंड में कोई अमीर लोग तो नहीं जाते ना, मिडिल क्लास जो है हम जैसे लोग ही जाते हैं जो ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि चलो पोलैंड एक सस्ता है, यूरोप में एंटर होने का एक सोर्स है, चलो चले जाते हैं। लेकिन लालच ना करें। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं आपको पोलैंड का वर्क परमिट अरेंज करके देता हूँ, 1500 यूरो दे दो, 3 उसे बोलो नहीं, आप मुझे वीज़े की बात करो, वर्क परमिट करो, लेके दो, अपॉइंटमेंट भी लेके दो, वीज़ा मिलेगा तो मैं आपको एक्स्ट्रा भी पे करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा करने से आप सिक्योर हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप और जो बंदा कहता है कि मैं डन डील पे करूँगा, मैं आपको अपॉइंटमेंट ले दूँगा, भई ये इतना आसान नहीं है कि डन डील पे जो है ना वो करना। पोलैंड एक यूरोपियन शेंजन कंट्री है, तो हर बंदा तो नहीं ये कर सकता ना, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। मेरा नंबर यूट्यूब की बायो में है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया और उनमें से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भी थे और कुछ वर्क परमिट वाले भी थे। ज़्यादातर वर्क परमिट वाले ही हैं। तो मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो कहता है कि मैंने ई काउंसलर से अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई की तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने एम्बेसी को ईमेल की कि काइंडली मुझे अर्ली अपॉइंटमेंट दें और एम्बेसी ने मुझे अर्ली अपॉइंटमेंट दे दी और वो गया, लेकिन उसका वीज़ा नहीं लगा। इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था वो, बहुत ज़्यादा। फिर एक ऐसे ही स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो कहता है कि मैंने वारसा यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ हुआ है, लेकिन ई काउंसलर पे मुझे ड्रॉ पे डेट नहीं मिल रही। मैंने एम्बेसी को ईमेल की है, लेकिन एम्बेसी वाले मुझे टाइम नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा दूर का टाइम दे रहे हैं, जब तक कि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली उसको उन्होंने डेट नहीं दी, तो वो भी मायूस होकर फिर उसने अपना रीफंड यूनिवर्सिटी से अपना जो है ना अप्लाई किया कि मैं उसने दिल बर्दाश्त होकर उसने केस ही वापस ले लिया। फिर एक दोस्त से बात हो रही थी वर्क परमिट पे, उसने भी ईमेल की कि मुझे जाना है जल्दी वर्क परमिट के लिए, मुझे अर्ली अपॉइंटमेंट दें। तो एम्बेसी ने उसे ये जवाब दिया कि हम आपको अर्ली अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो मिनिस्ट्री के अंडर है। तो बहुत ही कन्फ्यूजन है, किसी को कुछ ईमेल कर रहे हैं, किसी को कुछ ईमेल कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, किसी को नहीं बुला रहे। तो ये भी एक समझ से बाहर सिस्टम है, लेकिन मोस्टली यही हो रहा है कि 5-5 6-6 महीने टाइम गेन कर रहे हैं, टाइम वेट करवा रहे हैं भाइयों। लेकिन वहाँ पे जो काफ़ी दोस्तों ने मुझसे ये बात शेयर की है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको हर बंदे का पता होता है ये किस केस में आ रहा है और उसका क्या रिजल्ट निकला है। तो काफ़ी दोस्तों ने उससे पूछा है कि क्या हालात हैं, वो यही हालात बताता है कि वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा लो है। बहुत जो आप हाई फाई IT एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन अगर आप ले वर्कर हैं, एक मजदूर लेबर में जा रहे हैं, तो आप भाई समझ लें इस बात को कि आपके चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए मैं कहता हूँ चांसेस कम है ना, तो पहले पैसे किसी को ना दें। आप, मैं ये नहीं कहता चांस ना लें, चांसेस कम है, आप चांस लें, लेकिन सेफ साइड पे होकर चांस लें। सेफ साइड पे क्या मतलब है कि आपने पहले पैसे नहीं देने किसी को। अगर वो कहता है कि मैं आपका वीज़ा अप्लाई करूंगा तो करे, पैसे आपने सेफ साइड पे खेलना है क्योंकि चांसेस कम है। चांसेस ज़्यादा होना, जैसे कि अभी रोमानिया में चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पे बंदा रिस्क ले तो कुछ समझ भी आती है क्योंकि लोगों के वीज़े लग भी रहे हैं। तो मैं रोमानिया भी रह के आया हूँ। रोमानिया और पोलैंड की जो इकोनॉमी है वो मोरलेस थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। लेकिन रोमानिया जो है वो अपॉइंटमेंट भी दे रहा है और वो वीज़े भी दे रहा है, लेबर के वीज़े भी दे रहा है। तो पोलैंड में जो स्टूडेंट की जो सिचुएशन है, स्टडी में भी अगर आप MBA में जा रहे हैं, PhD में, MPhil में जा रहे हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप इंटर करने के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके चांसेस बहुत कम हैं। तो जब चांसेस कम हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है वाइज़ली, समझदारी से अपने पैसे को कहीं पे लगाना है क्योंकि चांसेस ही कम है। चांसेस ज़्यादा हो तो फिर बंदा रिस्क भी जो है ना ले लेता है कि चलो चांसेस हैं, लग रहे हैं वीज़े, ले लो रिस्क। तो ऑलरेडी चांसेस ही बहुत कम है, तो आपने बहुत ज़्यादा समझदारी से और अक्लमंदी से चलना है। पहले पैसे किसी को नहीं देने। अगर कोई बंदा कह रहा है मैं आपको अपॉइंटमेंट ले दूँगा, वल्लाह आलम लेके दे सकता है, नहीं दे सकता। मेरे ख्याल, मैंने तो पूछा था एम्बेसी में, वो कहते हैं ऐसा नहीं होता। बहरहाल जो भी है, अगर कहता है उससे जो कहता है ना उसे बोलो मुझे ले दो अपॉइंटमेंट, पैसे बाद में दूंगा।
अगर वो कहता है मैं तुम्हें दंड बेस पे वीज़ा लगवा दूँगा, उसे बोलो लगवा दो वीज़ा, कितने पैसे लोगे? बाद में दूँगा, थोड़े पैसे ज़्यादा ले लेना। तो अगर बंदा काम करने वाला हुआ, तो वो कहेगा ठीक है, इसको सिक्योरिटी को बंदा बता दो कि मिडलमैन, तो फिर वो आपका काम करेगा। अगर बंदा काम करने वाला ना हुआ, तो वो ये बात सुन के वो अगला अगला लगा देगा, वो आपसे बात ही नहीं दोबारा करेगा। तो देखिए, रिज़्क रिज़्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है। आपने अपने मेहनत की कमाई को ज़ाया नहीं करना। वीज़ा मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो अल्लाह आपको रोज़ी देगा। अगर आपको किस्मत में लिखा हुआ है यूरोप आना, तो ज़रूर आएँगे, लेकिन आपने ये नहीं करना कि लालच में आके अपने पैसे किसी के हाथ में पकड़ा के और ज़ाया नहीं करवाने।